सोचिए एक गहरी रात, दुनिया के ज्यादातर लोग सो रहे हैं, शहरों की लाइट्स धीरे धीरे कम हो रही है, रोड्स खाली हो चुकी है और स्पेस बिल्कुल शांत लग रहा है। लेकिन उसी वक्त अमेरिका में नासा के मॉनिटरिंग रूम में साइंटिस्ट रात भर स्क्रीन देख रहे होते हैं। हर स्क्रीन पर स्पेस के डाटा और मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रैक हो रहे होते हैं। अचानक एक कंप्यूटर पर अलार्म बजता है, स्क्रीन पर नया ऑब्जेक्ट हाईलाइट होता है। साइंटिस्ट फौरन उस पर जूम करते हैं और तब पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल स्पेस रोक नहीं बल्कि एक एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड 2024 YR4। ये एस्ट्रॉइड स्पेस में टेंस ऑफ थाउजेंड्स किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। इतनी स्पीड कि अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करे तो कुछ ही सेकंड्स में मैसिव एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये स्पेस में बिल्कुल साइलेंट होता है, ना कोई आवाज ना कोई वार्निंग, सिर्फ एक छोटा सा डार्क ऑब्जेक्ट जो धीरे धीरे अर्थ के ऑर्बिट के पास आ रहा होता है। साइंटिस्ट फौरन कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ट्रेजेक्टरी, डिस्टेंस, फ्यूचर पाथ। कंप्यूटर मॉडल्स चेक किए जाते हैं सिर्फ एक सवाल के लिए, क्या ये एस्ट्रॉइड फ्यूचर में अर्थ के लिए खतरा बन सकता है। और जब फर्स्ट कैलकुलेशन सामने आती है तो रूम का माहौल सीरियस हो जाता है, क्योंकि ये एस्ट्रॉइड सिर्फ एक स्पेस रॉक नहीं बल्कि एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है जो 2032 में हमारे प्लेनेट के पास से गुजरने वाला है। और अगर कभी इसका पाथ थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो एक साइलेंट स्पेस ट्रैवल सीधा अर्थ की तरफ आ सकता है। अब सवाल आता है, एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं और ये आते कहां से हैं। जब हमारा सोलर सिस्टम लगभग 4.5 बिलियन साल पहले बना था तब प्लैनेट्स एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं बने थे। बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर, मेटल और डस्ट के टुकड़े स्पेस में रह गए। ये वही बचा हुआ मटेरियल है जो कभी किसी प्लेनेट का हिस्सा नहीं बने और आज साइंटिस्ट इन्हें एस्ट्रॉइड्स कहती है। इन्हें आप सोलर सिस्टम का स्पेस कचरा भी कह सकते हो। पुराने पत्थर जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से सन के अराउंड घूम रहे हैं, ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स एक जगह पर मिलते हैं जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है, जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। लेकिन कभी कभी किसी प्लेनेट की ग्रेविटी या कोलिशन की वजह से एस्ट्रॉइड्स अपना ओरिजिनल पैथ छोड़ देते हैं और फिर वो स्पेस में भटकने लगते हैं। ऐसे एस्ट्रॉइड्स कभी कभी अर्थ की ऑर्बिट के पास भी आ जाते हैं। इसी तरह एक एस्ट्रॉइड ने साइंटिस्ट का ध्यान खींच लिया। 2024 में जब एस्ट्रोनॉमर्स पावरफुल टेलीस्कोप से स्काई सर्वे कर रहे थे तब उन्हें एक छोटा सा मूविंग लाइट डॉट दिखा। पहले ये बस एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन लग रहा था, लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल इमेजेस में कंपेयर किया गया तो साइंटिस्ट को पता चला कि एक फास्ट मूविंग एस्ट्रॉइड है। उसके बाद शुरू हुई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्बिटल कैलकुलेशन। साइंटिस्ट ने उस एस्ट्रॉइड की पोजीशन को अलग अलग टाइम पर मेजर किया और कंप्यूटर मॉडल्स में डाला। फिर उन्होंने कैलकुलेट किया कि ये एस्ट्रॉइड फ्यूचर में किस पैथ पर ट्रैवल करेगा। इसी पैथ को ऑर्बिटल पैथ या ऑर्बिट कहा जाता है, यानी स्पेस में एक ऑब्जेक्ट का फिक्स्ड रूट जिसके अलोंग वो सन के अराउंड घूमता है। और यही वो मोमेंट था जहां साइंटिस्ट थोड़ा हैरान हो गए। इनिशियली कैलकुलेशंस ने दिखाया कि एस्ट्रॉइड 2024 YR4 का ऑर्बिटल पैथ अर्थ की ऑर्बिट के बहुत करीब से क्रॉस करता है। इसका मतलब ये था कि फ्यूचर में ये एस्ट्रॉइड हमारे प्लेनेट के डेंजरस प्रोक्सिमिटी में आ सकता है। इसी वजह से इसे एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। तब से साइंटिस्ट इस एस्ट्रॉइड को कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर रहे हैं ताकि उसके ऑर्बिट का छोटा सा भी चेंज टाइम से पहले डिटेक्ट किया जा सके। अब बात करते हैं एस्ट्रॉइड के साइज और उसके पॉसिबल इम्पैक्ट की। साइंटिस्ट के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इस एस्ट्रॉइड का साइज लगभग 40 to 90 मीटर तक हो सकता है। 90 मीटर का मतलब समझना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इसे कंपेयर करके सोचिए। दिल्ली के फेमस कुतुब मीनार की हाइट लगभग 73 मीटर है, मतलब ये एस्ट्रॉइड उससे भी बड़ा हो सकता है। और अगर आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सुना है, जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है, तो सोचिए उसकी हाइट भी 182 मीटर है। ये एस्ट्रॉइड लगभग उसका आधा हो सकता है, लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि उसका इम्पैक्ट बहुत ही डेंजरस हो सकता है। साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसे एस्ट्रॉइड्स स्पेस में लगभग 50,000 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए 90 मीटर का एक मैसिव पत्थर जो कुतुब मीनार से भी बड़ा है, अगर इतनी स्पीड से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करे तो वो हवा के साथ फ्रिक्शन की वजह से एक जाइंट फायरबॉल बन जाएगा। और जब वो एक्सप्लोर करेगा तो उस एनर्जी को कंपेयर किया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब से। हिस्ट्री में एक ऐसा इवेंट पहले भी हो चुका है, टंगस का इवेंट। 1908 में साइबेरिया के जंगल के ऊपर एस्ट्रॉइड या स्पेस ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर में ही एक्सप्लोर हो गया था। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जंगल के 8 करोड़ पेड़ सीधे गिर गए थे। शॉक वेव इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लोगों ने इसका इफेक्ट डॉजन्स ऑफ किलोमीटर तक महसूस किया। अब सबसे शॉकिंग बात, वो एस्ट्रॉइड सिर्फ 50 से 60 मीटर का ही माना जाता है। अब सोचिए उस साइज का एक्सप्लोजन किसी जंगल के ऊपर नहीं बल्कि किसी बड़ी सिटी के ऊपर हो जाए। अगर ऐसा ब्लास्ट दिल्ली या मुंबई के ऊपर एटमॉस्फेयर में हो जाए तो शॉक वेव बिल्डिंग के ग्लास तोड़ सकती है, स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकते हैं और एक हग फायर बॉल पूरे स्काई को रोशन कर सकती है। इसी वजह से साइंटिस्ट ऐसे एस्ट्रॉइड्स को बहुत ही सीरियसली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि स्पेस में घूमता हुआ एक छोटा सा पत्थर भी अगर गलत जगह गलत टाइम पर आ जाए तो उसका इफेक्ट भी हिस्ट्री बना सकता है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी ने साइंटिस्ट को काफी क्यूरियस भी किया।
अगर ये एस्ट्रॉइड्स अर्थ से नहीं बल्कि मून से टकरा जाए तो अगर इस एस्ट्रॉइड जैसे साइज का एस्ट्रॉइड मून से टकराता है तो एक पावरफुल कॉस्मिक कोलिजन होता है। मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, अर्थ की तरह वहां हवा नहीं है जो एस्ट्रॉइड को स्लो करे या जला दे। इसका मतलब ये है कि एस्ट्रॉइड ऑलमोस्ट फुल स्पीड के साथ मून के सरफेस से टकराएगा। इंपैक्ट के मोमेंट पर एक मैसिव फ्लैश एक्सप्लोजन होगा, इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि वो मून के सरफेस पर एक नया जायंट क्रिएचर बना सकता है। क्रिएचर का साइज कई हंड्रेड मीटर तक का हो सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है, क्या ये एक्सप्लोजन हमें अर्थ से दिखेगा? अगर इम्पैक्ट मून के उस साइड पर हुआ जो अर्थ की तरफ फेस करता है तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक ब्राइट फ्लैश टेलीस्कोप से जरूर दिखेगा। कुछ केसेस में ये फ्लैश कुछ सेकंड्स के लिए आंखों से भी देखा जा सकता है, बिल्कुल एक छोटी सी चमक की तरह जो मून के सरफेस पर अचानक अपीयर होती है। लेकिन इम्पैक्ट का सबसे बड़ा इफेक्ट हो सकता है स्पेस डेब्रिस। जब एस्ट्रॉइड मून से टकराएगा तो उस इम्पैक्ट के बहुत सारे रॉक्स और डस्ट पार्टिकल्स स्पेस में शूट हो सकते हैं। क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ से काफी कम है, इसीलिए इसके कुछ मटेरियल इजीली स्पेस में एस्केप हो सकते हैं। ये डेब्रिस फिर स्पेस में ट्रैवल करता हुआ अर्थ के ऑर्बिट के पास भी पहुंच सकता है। यहाँ एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सैटेलाइट फेलियर। आज अर्थ के अराउंड थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स घूम रही है जो कम्युनिकेशन, जीपीएस, वेदर और इंटरनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मून इम्पैक्ट से निकला हुआ डेब्रिस अर्थ ऑर्बिटल रीजन तक पहुंच जाते हैं तो ये छोटे छोटे स्पेस रॉक्स सैटेलाइट्स के लिए हाई स्पीड बुलेट बन सकती है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या मून का ऑर्बिट चेंज हो सकता है? मून का मास इतना ज्यादा है कि 90 मीटर का एस्ट्रॉइड उसके ऑर्बिट को सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इम्पैक्ट से मून के सरफेस पर एक परमानेंट निशान जरूर बन सकता था, एक नया क्रिएचर जो मिलियंस ऑफ साल तक वहां रहेगा। इसीलिए जब कोई एस्ट्रॉइड मून के पास से गुजरता है तो साइंटिस्ट सिर्फ अर्थ के लिए नहीं बल्कि मून के भी पोटेंशियल इफेक्ट को केयरफुली स्टडी करते हैं, क्योंकि स्पेस में होने वाली एक कोलिजन कभी कभी पूरे अर्थ से मून सिस्टम को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर फ्यूचर में कोई एस्ट्रॉइड सच में अर्थ के लिए खतरा बन जाए तो क्या ह्यूमंस कुछ कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, और इसी के लिए साइंटिस्ट एक स्पेशल फील्ड पर काम करते हैं जिसे प्लैनेटरी डिफेंस कहा जाता है। इस मिशन को लीड कर रहा है नासा, जिसके अंदर एक डेडिकेटेड टीम है जो 24/7 स्पेस को मॉनिटर करती है। यह टीम पावरफुल टेलीस्कोप्स और कंप्यूटर मॉडल्स की मदद से उन ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकती है जो अर्थ के ऑर्बिट के आसपास आ सकते हैं। इस प्लैनेटरी डिफेंस का सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट था डबल एस्ट्रॉइड रिडक्शन टेस्ट, जिसे शॉर्ट में डार्ट मिशन कहा जाता है। इस मिशन का गोल था कि हम जानबूझकर किसी स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉइड से टकराकर उसका रास्ता बदल सकते हैं। 2022 में नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जो एस्ट्रॉइड सिस्टम की तरफ भेजा गया। उस एस्ट्रॉइड का नाम था डिमोरफोर्स, जो एक बड़े एस्ट्रॉइड डीडीमोस के अराउंड घूमता था। स्पेसक्राफ्ट ने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल किया और फिर एक इंटरनेशनल हाई स्पीड कोलिजन की। जब स्पेसक्राफ्ट डिमोरफोर्स से टकराया, उस इम्पैक्ट ने एस्ट्रॉइड की स्पीड और ऑर्बिट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। साइंटिस्ट ने मेजर किया कि इम्पैक्ट के बाद एस्ट्रॉइड का ऑर्बिटल पीरियड कुछ मिनट कम हो चुका है, यानी उसका पैथ थोड़ा चेंज हो गया। इसका मतलब ये था कि अगर फ्यूचर में कोई एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आए तो थ्योरिकली हम उसके पैथ को ईयर्स से पहले पुश करके अर्थ से मिस करवा सकते हैं। लेकिन सिर्फ मिशन ही काफी नहीं होता, स्पेस मॉनिटरिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए नासा यूज करता है एक हब कम्युनिकेशन सिस्टम जिसे डीप स्पेस नेटवर्क कहा जाता है। डीप स्पेस नेटवर्क एक्चुअली 3 जाइंट एंटीना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो अर्थ के अलग अलग पार्ट्स में लोकेटेड है, जिससे हम डीप स्पेस में जाने वाले स्पेसक्राफ्ट और टेलीस्कोप से कॉन्टिन्यूसली सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। ये एंटीनास मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर तक सिग्नल डिटेक्ट कर सकते हैं और स्पेसक्राफ्ट को कमांड भी दे सकते हैं। इसी नेटवर्क मॉनिटरी सिस्टम की वजह से साइंटिस्ट थाउजेंड्स ऑफ एस्ट्रॉइड को ट्रैक कर पाते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्यूचर में अर्थ के डेंजरस टू अप्रोच आता है तो प्लैनेटरी टीम उस पर रिसर्च शुरू कर देगी। क्योंकि स्पेस में खतरा साइलेंट होता है, पर अर्थ पर साइंटिस्ट हमेशा उस खतरे को पहले देखने की कोशिश करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एस्ट्रॉइड सच में अर्थ से टकरा सकता है? जब साइंटिस्ट ने पहली बार इस एस्ट्रॉइड को डिटेक्ट किया था तो उनके पास सिर्फ थोड़ा सा डाटा था। स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के बाद एग्जैक्ट पैथ फौरन क्लियर नहीं होता। इसीलिए शुरू के दिनों में कंप्यूटर्स ने जो फर्स्ट कैलकुलेशन दी उन्होंने साइंटिस्ट को कंसर्न कर दिया, क्योंकि इन मॉडल्स में एक छोटी सी पॉसिबिलिटी दिख रही थी कि इन फ्यूचर में इसका पैथ अर्थ की ऑर्बिट के बहुत करीब आ सकता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी इवेंट होने का चांस। एग्जांपल के लिए अगर साइंटिस्ट कहते हैं 1 in 10,000 चांस, तो इसका मतलब है कि अगर 10,000 सिमिलर सिचुएशन हो तो उसमें तुम्हें सिर्फ एक बार इम्पैक्ट हो सकता है। शुरू के कैलकुलेशन में इम्पैक्ट का चांस बहुत ही टीनी परसेंटेज था, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने इस एस्ट्रॉइड को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना शुरू कर दिया, क्योंकि स्पेस में एक छोटा सा कैलकुलेशन एरर भी फ्यूचर प्रेडिक्शन को चेंज कर सकता है। फिर कुछ महीनों में दुनिया भर के टेलीस्कोप ने उस एस्ट्रॉइड को और ऑब्जर्व किया। हर ऑब्जर्वेशन से साइंटिस्ट को उसकी स्पीड और उसकी पोजीशन के बारे में एक्यूरेट डाटा मिलता गया। जब ये नया डाटा कंप्यूटर मॉडल्स में डाला गया तो रिजल्ट धीरे धीरे क्लियर होने लगे, और फिर एक पॉइंट पर कैलकुलेशंस ने दिखाया
कि अर्थ से टकराने का चांस एक्सट्रीमली लो है, लगभग नेग्लिजिबल। ये न्यूज आते ही साइंटिस्ट ने लिटरली चैन की सांस ली, क्योंकि जितना एक्यूरेट डाटा मिला उतना क्लियर हो गया कि ये एस्टेरॉयड 2032 में अर्थ के पास से सेफ डिस्टेंस पर पास होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। स्पेस में ऐसे हजारों एस्टेरॉयड्स घूम रहे हैं जो कभी भी अर्थ की तरफ आ सकते हैं। उनमें से कई ऑब्जेक्ट अभी तक डिटेक्ट भी नहीं हुए। इसीलिए साइंटिस्ट हमेशा एक वार्निंग देते हैं, प्लैनेटरी डिफेंस कभी स्टॉप नहीं हो सकता। आज टेक्नोलॉजी और टेलीस्कोप की मदद से हम स्पेस को पहले से अच्छे से देख पा रहे हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई एस्टेरॉयड सच में डेंजरस पैथ पर आए तो हमें उसे डिटेक्ट करने और उसका रास्ता चेंज करने के लिए पहले से रेडी होना होगा, क्योंकि स्पेस में खतरा कभी भी आ सकता है और उससे बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही वेपन है, अर्ली डिटेक्शन। और जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो एक और बड़ी बात समझ आती है, स्पेस कितना गहरा और वास्ट है। रात को जब हम स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ कुछ स्टार्स दिखते हैं, लेकिन असल में यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम उसकी डेप्थ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारा अर्थ एक छोटा प्लेनेट है जो सन के अराउंड घूम रहा है, और सन खुद बिलियंस ऑफ स्टार वाली एक गैलेक्सी मिल्की वे का छोटा सा स्टार है। इसका मतलब है कि मैसिव यूनिवर्स में काउंटलेस ऑब्जेक्ट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और स्पेस रॉक बिलियंस ऑफ ईयर से ट्रेवल कर रहे हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो डिटेक्ट नहीं हुए। कभी कभी बिल्कुल साइलेंट लगता है, लेकिन उस साइलेंट के अंदर मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। और इसी वजह से यूनिवर्स प्रिडिक्टेबल भी है और अनप्रिडिक्टेबल भी। साइंटिस्ट आज भी टेलीस्कोप और मिशन की मदद से स्पेस को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल हमेशा रहता है, अगर एक दिन हमें पता चले कि एक बड़ा सा एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ आ रहा है तो क्या ह्यूमैनिटी सच में तैयार है? क्या हमारे पास इनफ टेक्नोलॉजी होगी उसका रास्ता चेंज करने के लिए? क्या हम उसे टाइम पर डिटेक्ट कर पाएंगे? ये सिर्फ साइंस का सवाल नहीं, ये ह्यूमन के फ्यूचर का सवाल है। और इस चैनल पर हम सिर्फ स्पेस की स्टोरी नहीं बनाते, हम उन मिस्ट्रीज और डेंजरस को भी एक्सप्लोर करते हैं जो फ्यूचर में ह्यूमैनिटी को अफेक्ट कर सकती है। अगर आपको यूनिवर्स की मिस्ट्री, स्पेस के डेंजर और साइंस के सीक्रेट समझने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।